आवाज़। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे और आपके बच्चे भी स्वस्थ हैं। तो जब आप अपने बच्चे के लिए डायपर्स यूज़ करते हैं और पूरी तरह से सावधानियां नहीं लेते हैं, या फिर कभी कभी किसी और वजह से भी, जैसे बच्चे को लूज मोशंस है और दस्त है, तो ऐसे वक्त में भी आपके बच्चे को डायपर रैशेस हो सकते हैं। लेकिन चिंता ना करें, क्योंकि डायपर रैशेस आप घर पे ही ट्रीट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, तो बस आपको मेरा ये वीडियो आखिर तक देखना है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से अपने बच्चे के डायपर रैशेस घर पे ही ठीक कर सकते हैं। तो अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस देखने हैं बच्चे की देखभाल के बारे में, माँ की देखभाल के बारे में या प्रेगनेंसी के बारे में, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अभी चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहली टिप जो मैं आपको देना चाहूंगी वो है कि जैसे ही आप नोटिस करें कि आपके बच्चे को डायपर रैश है, वैसे ही आपको उसको ट्रीट करना चाहिए। क्योंकि ऐसे तो डायपर रैशेस बहुत सिंपल होते हैं, घर पे आसानी से ट्रीट हो जाते हैं, कभी कभी अपने आप भी चले जाते हैं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप जैसे ही नोटिस करें या जैसे ही देखें कि आपके बच्चे को डायपर रैशेस है, आपको उसे ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। सबसे आसान तरीका है डायपर रैश क्रीम, जो हम आगे अगले सेगमेंट में ज़्यादा डिटेल में जिस पे बात करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जैसे ही आप देखें कि आपके बच्चे को डायपर रैश है, वैसे ही आपको उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि ऐसे तो बहुत सिंपल चीज़ है, कभी कभी खुद से ठीक भी हो जाती, लेकिन अगर आप ठीक से ध्यान ना दें इस तरफ, तो एक्चुअली रैशेस बहुत सीवियर हो सकते हैं। कभी कभी उसमें इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके बच्चे को आगे जाके बहुत तकलीफ या बहुत दर्द हो सकता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जैसे ही आप देखें वैसे ही उसको ट्रीट करें। आपको अपने बच्चे के डायपर एरिया को साफ और सूखा रखना ज़रूरी है। तो कैसे साफ और सूखा रखें? तो सबसे पहले तो जब भी आपके बच्चे को डायपर रैश है, आपको ध्यान रखना है कि आप अपने बच्चे का डायपर एरिया गुनगुने पानी से और मलमल के कपड़े से साफ करें, या फिर कॉटन रुई ले, सॉफ्ट रुई ले और उसको गुनगुने पानी में भिगो के उससे साफ करें। आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने बच्चे के उस डायपर एरिया को ऐसे रब नहीं करना है, टैप ड्राई करना है, उसको हल्के से साफ करना है ताकि आपके बच्चे को तकलीफ ना हो। और उसको अच्छी तरह से सोख ले, पानी पूरा सूखा ले उसको डायपर पहनाने से पहले। तो ध्यान रखिए, अगर आप अपने बच्चे के लिए डायपर यूज कर रहे हैं तो डायपर का साइज सही हो। ध्यान रखें कि बच्चे का डायपर बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है जिसकी वजह से बच्चे को रैशेस हो रहे हैं। आपको ध्यान रखना है कि बच्चे को हल्के फुल्के कॉटन के और जहाँ से हवा आ जा सके ऐसे कपड़े आप पहनाएं, बहुत टाइट कपड़े ना पहनाएं इस समय पे। और सबसे आसान तरीका है आपके बच्चे को सूखा रखने के कि आप अपने बच्चे को थोड़ी देर डायपर फ्री रखिए। इनफैक्ट जितनी ज़्यादा देर आप अपने बच्चे को डायपर फ्री रख सकते हो उतनी देर आपको रखना चाहिए। मैं मेरी बच्ची को ऐसे तो देखो तो मैं पूरा दिन उसको डायपर में रखती थी शुरू से ही, लेकिन मैं ध्यान रखती थी कि दिन में एटलीस्ट 1 से 2 घंटे वो डायपर फ्री है। मैं जब भी वो सोई होती थी सुबह सुबह, जब मुझको पता है कि वो गहरी नींद में है और जब मुझको पता है कि इस वक्त वो नॉर्मली यूरिन पास नहीं करती या स्टूल पास नहीं करती, जब वो सोई हुई है, ऐसे वक्त पे मैं उसका डायपर निकाल के रख देती थी। तो जिसकी वजह से मुझको काफ़ी मदद मिली है कि मैं उसको डायपर फ्री रखती थी, तो उसको उसका डायपर एरिया सूखा रहता था और उसको रैशेस बहुत ही कम हुए हैं। मैं तो एक्चुअली बोल सकती हूँ उसको रैशेस हुए ही नहीं है, बहुत ही हल्के फुल्के कभी अगर हुए होंगे, क्योंकि उसको लूज मोशन या दस्त जब भी होते थे, स्पेशली जब उसको दांत आते थे, उस वक्त जब भी उसको तकलीफ होती थी थोड़ी बहुत, तो हल्के फुल्के रैशेस आ भी जाते थे, लेकिन वो बहुत आसानी से चले जाते थे। लेकिन अभी कुछ दिन पहले उसको डायरिया हो गया था, बहुत ज़्यादा उसको मोशंस पास हो रहे थे और जिसकी वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा रैशेस भी आए थे। तो एक्चुअली रैशेस भी बहुत तेज़ी से बढ़ गए, क्योंकि उस दिन सुबह मैंने जब देखा तो उसको रैशेस नहीं थे, लेकिन शाम होते होते उसके रैशेज इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि उसको एक्चुअली दर्द हो रहा था, तकलीफ हो रही थी। जब भी मैं उसका डायपर चेंज करने की कोशिश करती थी वो डर जाती थी, क्योंकि उसको दर्द हो रहा था जब भी मैं उसका डायपर एरिया क्लीन करने जाती थी। तो मैंने रियलाइज़ किया कि उसको अभी मैं डायपर ना पहनाऊँ तो बेहतर है, क्योंकि बार बार दस्त होने के कारण या बार बार मोशंस पास करने के कारण
उसका जो डायपर एरिया था या जो स्किन थी वो बहुत ही इरिटेट हो रही थी और वो जो डायपर रैशेज है वो बढ़ते ही जा रहे थे। तो मैंने उसको डायपर फ्री रखा। ऑफकोर्स डायपर फ्री रखने से उसके रैशेज एकदम से ट्रीट नहीं कर सकते हैं हम लोग, लेकिन एटलीस्ट वो डायपर रैशेज ना बढ़े इसके लिए मुझे मदद ज़रूर मिली। अगर आप अपने बच्चे के लिए डायपर्स यूज़ कर रहे हैं जब आपके बच्चे को रैशेज है, तो ध्यान रखिए एटलीस्ट ऐसे वक्त पे आप अपने बच्चों के लिए सुपर एब्जॉर्बेंट जो डिस्पोजेबल डायपर्स होते हैं उन्हें यूज़ करें। आजकल ऐसे तो मार्केट में बहुत अलग अलग तरह के डायपर्स है, जैसे कि रीयूजेबल कॉटन कपड़े के डायपर्स भी आजकल मार्केट में अवेलेबल है। जब आपके बच्चे को रैशेज है और आपके बच्चे की स्किन किसी कपड़े से टच करती है, जैसे अगर आप कॉटन की नैपी यूज़ कर रहे हैं तो शायद उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आप कपड़े का डायपर यूज़ करें वो आपके बच्चे की स्किन को एकदम चिपक के रहता है और अच्छे से फिट होता है ताकि कोई लीकेज ना हो। लेकिन उसके वजह से क्या होता है, अगर वो जो कॉटन नैपी या कॉटन डायपर, जब वो आप कपड़े का डायपर जो यूज़ कर रहे हैं, अगर वो अच्छे से पूरी तरह से सूखा नहीं है या फिर अगर उस पर हल्का फुल्का थोड़ा बहुत साबुन रह गया है या फिर आपने जिस डिटर्जेंट से उस डायपर को क्लीन किया है उसमें अगर किसी तरह का फ्रेगनेंस या खुशबू के लिए कुछ चीज़ें डाली हुई होती है, ऐसी कोई चीज़ अगर उस डिटर्जेंट में या उस साबुन में है तो ये आपके बच्चे की स्किन को इरिटेट कर सकती है और आपके बच्चे की जो डायपर रैशेज है वो बढ़ सकते हैं। तो अगर आपके बच्चे को रैशेज है इस वक्त पे आपको डायपर यूज़ करना है। अगर आपको पॉसिबल नहीं है कि बच्चे को डायपर फ्री रखें पूरी तरह से, तो एटलीस्ट ध्यान रखें कि आप ऐसे वक्त पे डिस्पोजेबल सुपर एब्जॉर्बेंट डायपर्स यूज़ करें। डायपर रैश क्रीम, इन दिनों मार्केट में बहुत से डायपर रैश क्रीम अवेलेबल है। आप अपने बच्चे के लिए जो सूटेबल आपको लगे, जो अच्छा आपको लगे वो खरीद सकते हैं, लेकिन जिस डायपर रैश क्रीम में जिंक है, ऐसे डायपर रैश क्रीम एक्चुअली आपके बच्चे के लिए अच्छे हैं। पेट्रोलियम जेली भी एक ऑप्शन है जो आप यूज़ कर सकते हैं आपके बच्चे के लिए डायपर रैश क्रीम की तरह। वैसलीन एक बहुत अच्छा उदाहरण है उसके लिए, जो आप अपने बच्चे के डायपर रैश के लिए यूज़ कर सकते हैं डायपर रैश क्रीम की तरह। मैंने मेरे बच्चे के लिए A+D ये डायपर रैश क्रीम यूज़ किया है बहुत ही शुरू से, जो बेयर से मैन्युफैक्चर है, जो कि पेडियाट्रिशियन रिकमेंडेड है और बहुत ही अच्छी फार्मास्यूटिकल कंपनी है। तो इसने मुझको बहुत हेल्प की है, बहुत मदद की है मेरी बच्ची को डायपर रैश से दूर रखने के लिए। अब ये क्रीम्स कैसे काम करते हैं, जब भी आप डायपर रैश क्रीम अपने बच्ची के स्किन पे अप्लाई करते हैं या लगाते हैं तो आपकी बच्ची की स्किन को ये प्रोटेक्ट करता है यूरिन या स्टूल से। जब भी आपका बच्चा डायपर को गीला कर देता है तो क्योंकि ये क्रीम है आपके बच्चे की स्किन के ऊपर, तो ये आपके बच्चे की स्किन को प्रोटेक्ट करता है खराब डायपर से। तो इस तरह से ये काम करता है क्रीम। तो रिसेंटली जब मेरी बच्ची को डायरिया हुआ था और उसको डायपर रैशेस काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, मैंने कुछ समय उसको डायपर के सिवा रखा, एक्चुअली डायपर फ्री रखा, लेकिन जैसे उसके दस्त थोड़े से कंट्रोल में आ गए, उसके मोशंस कम हो गए, तो मैंने उसको वापस से डायपर यूज़ करना शुरू कर दिया था। लेकिन इस वक्त क्योंकि उसका डायपर रैश बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, मैंने एक्वा4 ये डायपर रैश क्रीम यूज़ किया। ये एक्चुअली हीलिंग ऑइंटमेंट है। ये डायपर रैश को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ हुआ था। ये डायपर रैश को हील करने के लिए या ट्रीट करने के लिए यूज़ किया था मैंने, और मैं बहुत ही खुश हूँ जिस तरह से इसने काम किया था, क्योंकि मेरे बच्चे को बहुत ज़्यादा रैशेस हो गए थे और मैंने हर वक्त उसको डायपर चेंज करते समय इस एक्वा4 क्रीम को यूज़ किया था और इसने इतने तुरंत मेरे बच्चे के डायपर रैश को दुरुस्त किया है। एक दिन के अंदर करीब करीब पूरी तरह से ख़त्म हो गए थे उसके रैशेस। तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप ये एक्वा4 डायपर रैश क्रीम यूज़ करें अगर आपके बच्चे को डायपर रैशेस है। आप अपने डॉक्टर को कब कांटेक्ट करें ये जानना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो डायपर रैशेस घर पे ही ट्रीट कर सकते हैं, आसानी से चले जाते हैं, कभी कभी तो खुद ही चले जाते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि डायपर रैशेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं या कभी कभी इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं।
तो आपको पता होना चाहिए कि आपको डॉक्टर को कब कांटेक्ट करना ज़रूरी है। तो सिम्टम्स क्या होते हैं जिससे आपको पता चले कि अब आपको अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करना चाहिए। अगर आप देखते हैं कि आपके बच्चे के डायपर एरिया में किसी तरह के फफोले या जो फोड़ी जिसे बोलते हैं ऐसा कुछ आ गया है, या फिर आपके बच्चे को बुखार आ गया है, रेडनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अगर सूजन है आपके बच्चे के डायपर एरिया में, अगर आप देखते हैं कि किसी तरह का पस या डिस्चार्ज हो रहा है आपके बच्चे के डायपर एरिया से, या फिर अगर आप देखते हैं कि डायपर रैश को ट्रीट करने के बाद भी वो कम नहीं हो रहा है या बढ़ता ही जा रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करना ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि आपके बच्चे के सिंपल डायपर रैश को सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है, फंगल या ईस्ट का इन्फेक्शन हो जाता है जिसे कैंडिडाइसिस बोलते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो वो बहुत ज़्यादा लाल और ख़राब दिखने लगता है, और कभी कभी ये जो रेडनेस है, ये जो स्पॉट्स है, वो आपके बच्चे के डायपर एरिया से बाहर जाने की, आपके बच्चे के पेट की तरफ या थाई की तरफ या जिसे हम जांघ की तरफ भी बढ़ सकते हैं, डायपर एरिया के बाहर दिखाई देने लगते हैं, जिसे हम सैटेलाइट लेजन्स कहते हैं। तो अगर आप कोई भी इस तरह का सिम्टम देखते हैं तो आपको ज़रूर आपके डॉक्टर को कांटेक्ट करना ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको शायद सिम्टम्स दिखाई ना दे, लेकिन आपको अगर समझता है, अगर आपको दिख रहा है कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा दर्द में है या बहुत ज़्यादा रो रहा है या बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल है रैशेस की वजह से, तब भी ज़रूरी है कि आप अपने पीडियाट्रिशियन को कांटेक्ट करें। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको मदद मिली होगी। मैं आपको बता दूं कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके मुझे बताएं। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।